नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। समधन जी, आप खाली ही तो बैठी हो, स्त्री ही कर लो। शाम को आपकी ही बेटी को आराम हो जाएगा घर आकर। ललिता जी ने जैसे ही ये बात अपनी समधन सीमा जी से कही, वे तुरंत सकुचा सी गईं। क्या वे सचमुच इतनी ही खाली बैठी हैं कि उनकी समधन को उनको टोकना पड़ रहा है? ललिता जी तो ये कहकर आराम से जाकर सो गईं और सीमा जी भारी मन लिए बेटी के कमरे में आकर बच्चों के कपड़ों पर इस्त्री करने लगी। वे महसूस कर रही थीं कि ललिता जी को उनका यहाँ आकर कुछ दिन रह जाना अच्छा नहीं लगता। वे तो बस ये चाहती हैं कि बहू की माँ गाड़ी भरकर सामान तो लाए, लेकिन तुरंत वापस लौट जाए। लेकिन उनका अपनी बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई और था ही नहीं। पति का स्वर्गवास तभी हो गया था जब उनकी बेटी खुशबू 1 साल की ही थी। एक पल में दुनिया उजड़ना किसे कहते हैं, ये उनसे अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। किसी तरह इस सदमे से उभरी तो घर वाले दूसरी शादी की जिद करने लगे, लेकिन उनको दूसरी शादी की कोई चाह नहीं थी। और फिर बेटा होता तो एक बार को सोच भी लेती, लेकिन बेटी के साथ वो किसी भी किस्म का जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया कि पता नहीं सौतेला बाप मेरी बच्ची के साथ कल को कैसा व्यवहार करे। इससे तो अच्छा है कि वही माँ और बाप दोनों बनकर अपनी बच्ची को खुद ही पाल लें। पति की मृत्यु के बाद उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर में रहने नहीं दिया, तो उनके भाई और पिता उन्हें अपने घर वापस ले आए और एक कमरे का पोर्शन उन माँ बेटी को रहने के लिए दे दिया। उनके पति सरकारी नौकरी में थे, तो उनकी नौकरी शीघ्र ही सीमा जी को मिल गई। पैसों का अच्छा सहारा था, तो उन्होंने भी बेटी की परवरिश दिल खोल कर की। उसे अच्छा खिलाया पहनाया और ख़ानदान की पहली इंजीनियर बनाया। सभी हैरान थे एक माँ की इतनी मेहनत और त्याग को देखकर। हर कोई उनका और खुशबू का ही उदाहरण देता था कि मेहनत हो तो माँ जैसी और दिमाग हो तो खुशबू जैसा, जो इतना प्यार दुलार मिलने के बाद भी बिगड़ी नहीं, बल्कि खानदान का नाम रोशन करके दिखा दिया। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतने लगा। खुशबू अब शादी के लायक हो गई थी। उसे अपने साथ में नौकरी करने वाले नीलेश से प्यार हो गया, तो सीमा जी ने भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की और दोनों के घर वालों की रजामंदी से धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। खुशबू नीलेश के परिवार वालों को ज़्यादा नहीं जानती थी। उसको बस ये पता था कि नीलेश के भी पिता नहीं हैं, माँ और एक शादीशुदा बहन ही है जिनके एक बेटा है। नीलेश की माँ से वे कभी नहीं मिली थी, और अगर मिली भी होती तो भी ये अंदाज़ा तो बिना किसी को परखे कोई नहीं लगा सकता कि सामने वाले के मन में कितना लालच भरा हुआ है। ललिता जी को जब खुशबू और उसकी माँ के बारे में पता चला तो वे तो खुशी से झूम उठी। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि रिटायर होने के बाद माँ के सारे फंड, रुपए और मकान पर उनके बेटे का ही अधिकार होने वाला है। और वैसे भी पूरी ज़िंदगी के लिए उन्हें एक ऐसी कमाऊ बहू मिल गई थी जो खुद भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, और उसकी माँ भी। सीमा जी खुशबू की शादी के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी। शादी में भी उन्होंने दिल खोलकर खर्चा किया था। फिर जब खुशबू के पहला बेटा हुआ तो भी उन्होंने उनका घर भर दिया था। दामाद को बाइक, डबल डोर फ्रिज के साथ साथ ललिता जी के कान के टॉप्स, खुशबू के लिए हार, उसकी ननद और नंदोई के लिए सोने की चेन और नीलेश के लिए भी एक बढ़िया सोने की चेन दी। इसके अलावा सबके कपड़े, बच्चे की चेन और उसके कपड़े भी। कुल मिलाकर ललिता जी की औकात से कहीं ज़्यादा था ये। पूरे खानदान में उनकी वाह वाह हो गई। मीठा इतना बोलती थी कि सामने वाला इंसान उनका मुरीद होकर रह जाता। जब भी खुशबू मायके जाती तो उसे 1 या 2 दिनों से ज़्यादा नहीं जाने देती, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन में भी बहू की माँ उतना ही सामान दे देंगी, और 10 दिनों में भी। समय धीरे धीरे यूं ही बीतने लगा। खुशबू और नीलेश को ललिता जी का लालच साफ दिखाई देने लगा, और अब वे दोनों सीमा जी से बोलकर सामान में कटौती भी करवाने लगे। लेकिन ये सब इतना आराम से हुआ कि तेज तरह ललिता जी ये समझ नहीं पाई। अब खुशबू मायके जाती तो बस बच्चे के और अपने पति के कपड़े लाती, अपने और अपनी सास के नहीं। राशन के सामान में भी कटौती होनी शुरू हो गई। अब ललिता जी को सारा खेल समझ आ गया। उनको सीमा जी का आना बुरा लगने लगा। वो 2 दिन के लिए भी आती तो कभी उनसे फिर साफ करा लेती,
कभी रसोई की सफाई में लगा देती। सीमा जी नौकरी करने के बावजूद भी ज़्यादा तेज तर्रार नहीं थी। उनको तो बेटी के घर आकर वैसे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। कुछ ही सालों बाद सीमा जी रिटायर हो गई। अब ललिता जी की नज़रें उनके फंड पर थीं। लेकिन नीलेश और खुशबू ने सीमा जी को एक प्लॉट दिलवा दिया, ये सोचकर कि ज़मीन के रेट बढ़ते ही रहते हैं। बाकी पैसों की उन्होंने एफडी करवा दी। कुल मिलाकर ललिता जी के हाथ कुछ नहीं आया। सीमा जी के लिए अब अकेले समय काटना और भी मुश्किल हो गया था। उनका मन खुशबू और बच्चों से मिलने का करता, लेकिन ललिता जी का स्वभाव देखकर उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। और अगर कभी जाती भी तो पहले ललिता जी के मन में लालच भरना पड़ता कि मैं आपका सूट ले आऊँ क्या, या चलो आपको चप्पल ही पहना लाऊं। लेकिन वो कपड़े और चप्पल के द्वारा भी आओ भगत 1-2 घंटे तक ही रहती। उसके बाद ललिता जी को सीमा जी भारी लगने लगती। वे उनसे बात तक नहीं करती, ये करती भी तो ताने मारती कि आजकल तो सब बस अपनी बेटी और दामाद को ही देने लगे हैं। लेकिन मैं तो जितनी बार भी मायके जाती थी, अपना लाऊं या ना लाऊं, अपनी सास का जरूर लाती थी। सीमा जी जब ये बातें खुशबू को बताती तो उसे गुस्सा भी आता, लेकिन घर का माहौल वो ख़राब नहीं करना चाहती थी। फिर धीरे धीरे सीमा जी ने भी जवाब देना सीख लिया। आखिर कब तक लड़की की माँ समझकर ताने सुनती रहती। एक दिन ऐसी ही कुछ बात चल रही थी जब ललिता जी बोली, मैंने तो सोच लिया है कि आप अपनी लड़की को बहुत दो और मैं अपनी को बहुत दूंगी। ये सुनकर सीमा जी से रहा नहीं गया और वे तुरंत बोली, मैं इसलिए इतना देती हूँ क्योंकि अब भी और मेरे बाद भी ये सब कुछ खुशबू का ही है। दूसरा, मेरी खुद की कमाई है। मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। मुझे खुशबू के अलावा और किसी का नहीं करना। लेकिन आपको अपने बहू बेटे और पोते को भी देखना है। मुझसे हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपसे है, इसलिए हमारी आपसे कोई बराबरी नहीं है। ये टका सा जवाब सुनकर ललिता जी का मुंह उतर गया, लेकिन बात बिल्कुल सही थी, तो आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। समधन ने पहली बार जवाब दिया, लेकिन शिकायत करती भी तो किससे, क्योंकि किसी से बोलने पर उन्हें अपनी बात भी तो बतानी पड़ती, और बहू बेटे के सामने वो शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। अब खुशबू और नीलेश सीमा जी को पास ही रखने की जिद करने लगे, तो सीमा जी ने साथ रहने की बात तो नहीं मानी, लेकिन इस बात पर राज़ी हो गई कि अब ज़्यादा से ज़्यादा दिन वो यहीं रहा करेंगी। खुशबू ने भी अब अपने सास की पैतरेबाजी सीख ली थी। मीठा बोलकर उसे भी सास से काम निकलवाना आ गया था। ऐसे एक बार की बात है जब सीमा जी सबके कपड़े धोकर आराम से बैठी ही थीं कि ललिता जी कहने लगी, रोटियां आप ज़्यादा अच्छी बनाती हो, एकदम करारी करारी, मेरी 2 रोटियां सेक दो। मना करने का सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन फिर ये सुबह शाम होने लगा। न सिर्फ रोटियां बल्कि चाय आदि भी उन्हीं के जिम्मे हो गई। ऊपर से उनको रोटियों और पराठों पर घी कम लगाने की हिदायतें मिलने लगी। ये कभी खुशबू के सामने भी हो जाता तो उसका मन खिन्न हो जाता। अरे एक दो बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, ऊपर से ऐसे ऑर्डर दे रही हैं जैसे मैं मेरी माँ ना होकर कोई नौकरानी हो। लेकिन खुशबू ने एक दिन इसका भी हल सोच लिया। उसकी मम्मी रोटी बनाने चली तो वह बोली, मम्मी कल कितनी मोटी रोटी सेकी थी मेरी आपने, ऊपर से कोने भी जला रखे थे। मम्मी जी जैसी रोटियां सेका करो ना। देखो मम्मी जी कितनी मुलायम रोटियां सेकती हैं। तुम रहने दो, मम्मी जी ही बना देंगी। और खुद बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। ललिता जी का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन बहू को नाराज़ भी नहीं कर सकती थी। सो सबकी रोटियां सेकीं, लेकिन उसमें भी चालबाजी से बाज नहीं आई। रोटियां केवल सेकीं, उन पर घी सीमा जी से ही लगवाया कि चलो दोनों गप्पे मारेंगे, किचन में ही चलते हैं। खुशबू और सीमा जी ललिता जी की हालत से मजा ले रही थीं। फिर एक दिन ललिता जी बोली, समधन जी आप खाली ही तो बैठी हो, कपड़ों पर इस्त्री ही कर लो, वरना शाम को आकर खुशबू को करने पड़ेंगे। अभी कोई कहने वाली बात तो थी नहीं। उन्हें खुद भी दिख रहा था कि शाम को बेटी के लिए कोई काम ना छोड़े, क्योंकि वो वैसे ही इतनी थकी आती है। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि खुशबू आज ऑफिस की आधी छुट्टी में घर आ गई थी, क्योंकि उसके ऑफिस में किसी की डेथ हो गई थी। जैसे ही उसने फिर से सास को अपनी माँ को ऑर्डर देते हुए सुना तो बोल पड़ी, मम्मी जी ये यहाँ बसने नहीं आई हैं, 1-2 दिन में चली जाएंगी, तब भी तो हमें ही करना है ना अपना अपना काम। फिर इनको देखकर इन पे हद से ज़्यादा निर्भर क्यों होना। ज़रा सोचिए, कल को आप इनके घर जाएं और ये आप पर ऐसे ऑर्डर चलाएं तो आपको कैसा लगेगा। और मेरी मम्मी तो वैसे भी बैठकर खाने वालों में से है भी नहीं। ये सुनती ललिता जी तुनक कर बोली, तो मैं कौन सा कोई अपना काम करा रही थी, तेरे भले के लिए ही बोल रही थी। मुझे क्या, अब से कहूँगी भी नहीं। मम्मी जी चिढ़िए मत, मैं बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप ऐसे इन्हें ऑर्डर मत दीजिए।
जैसे आप अपने मेहमानों को रखती हैं वैसे ही इन्हें भी रखिए। ये घर से फालतू नहीं है। वो तो बस मेरा प्यार इन्हें यहाँ खींच लाता है। इनके भी बेटा बहू पोते आदि होते तो ये क्यों मारी मारी फिरती। इनके आने से सभी को ही कितना आराम हो जाता है। लेकिन वो ये सब अपनी मर्जी से करती हैं, अपना टाइम काटने के लिए। किसी के ऑर्डर पे ये कुछ नहीं करेंगी। इनका मन होगा तो करेंगी, नहीं तो नहीं। खुशबू ने आज आखिरकार अपने मन का गुबार निकाल ही दिया। कितने दिनों से देख रही थी सब कुछ। किसी भी बात की हद होती है, और उस माँ के लिए तो वो किसी से भी नहीं सुनेगी जिसके लिए खुशबू ही सारा संसार है। आज खुशबू ने ना कोई बदतमीज़ी की सास से, ना ही उन्हें नीचे दिखाया, लेकिन दो टूक बात कहकर अपनी माँ का मान बढ़ाया था। क्योंकि आज तो सास ऑर्डर दे रही थी, कल को कोई और देता, और वो ये कभी होने नहीं दे सकती थी। उसने तो सास को भी पूरा मौका दिया था कि वो खुद ही समझ जाए, लेकिन जब अति हो गई तब उसे बोलना पड़ा। आज सीमा जी की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें अपनी बेटी के लिए गर्व भी था। और उधर ललिता जी सोच रही थीं कि पता नहीं अब तीज पर मेरा सूट आएगा भी कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, इसलिए उन्हें सुधारते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।